तो आज की सी प्रोग्रामिंग की क्लास में जो हमारा सिलेबस है उसका कोर्स आउटकम 1 का लर्निंग आउटकम 2 है। लर्निंग आउटकम 2 है, उसमें हमें क्या करना है, राइट, कंपाइल, एडिट, एग्जीक्यूट एंड डीबग अ सिंपल सी प्रोग्राम ऑन एनी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक तरह का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम सी प्रोग्राम को लिखेंगे और सेव करेंगे, फिर कंपाइल करके रन करेंगे और आउटपुट देखेंगे। तो उसके लिए जो हम टूल यूज़ करेंगे उसके बारे में मैं बताता हूँ, और फिर उसमें धीरे धीरे हम सी प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, ये सब टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले वो टूल के बारे में देखते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, ये सब तो हो गया था अपना। सी लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि पता है तुमको। इसको डेवलप किया था डेनिस रिची, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1970s में डेवलप किया था। और इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में यूज़ किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग को इसलिए इन्वेंट किया गया क्योंकि इससे पहले असेंबली लैंग्वेज थी और मतलब काफ़ी टीडियस टास्क था कंप्यूटर में कोई भी कार्य वर्क करवाने के लिए। तो सी लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हमारा काफ़ी एफिशिएंट होता है और फास्ट होता है, और बहुत सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं वो मैं बताऊंगा। 32 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे विच आर इजी टू लर्न एंड यूज़। कीवर्ड्स क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। इट हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस जो कि सी की खुद की जो लाइब्रेरी है उसमें इनबिल्ट फंक्शंस हैं। जैसे मैथ्स के ऑपरेशंस अगर हमें करने हैं, मैथ्स के सम एडिशंस करने हैं या कुछ भी करना है तो उसके लिए मैथ्स के फंक्शंस हैं। इस तरह से मल्टीपल फंक्शंस प्रेजेंट हैं, तो हमारा टास्क ईजी हो जाता है। ठीक है, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, देयर आर मेनी फीचर्स। सिंपल है, इजी टू लर्न है, मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब एक मान लो तुमने मेरे सिस्टम में मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है तो उसको सेव किया है, तो उसकी जो .c फाइल है उसको मैं अगर दूसरे सिस्टम में भी रन करूँगा तो वो चल जाएगी, मतलब मशीन पे डिपेंड नहीं करता। और एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, मतलब वो हाई लेवल को भी सपोर्ट करता है और लो लेवल को भी सपोर्ट करता है, हाई लेवल एंड लो लेवल। रिच लाइब्रेरी है, मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, फास्ट स्पीड, फिर पॉइंटर्स, रिकर्सन, ये समझ में नहीं आएगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। फिर ये सब चीज़ें चलो बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं टूल के बारे में जो हमको, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे। टूल या जिसको हम बोल रहे हैं आईडीई। सी प्रोग्रामिंग, आईडीई बोला जाता है इसको, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टर्बो C++, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सी के प्रोग्राम्स को रन करके कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे। टर्बो C++ नाम से तुमको पता चल रहा होगा C++, तो ये बेसिकली C++ लैंग्वेज के लिए बना है जो कि सी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। सी लैंग्वेज का जो एडवांस वर्जन है, जो उसको अपडेट करके जो नई लैंग्वेज बनाई गई थी उसको C++ लैंग्वेज बोलते हैं। ऑलमोस्ट सी के सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस हैं, मतलब कुछ उसके एडवांटेजेस हैं। तो हमें सी लैंग्वेज पढ़नी है और हम उसको टर्बो C++ में लिखेंगे। टर्बो C++ को डाउनलोड करने के लिए सिंपल तरीका है, नेट पे जाएंगे हम लोग। ये नेट पे गए, मैंने ऑलरेडी चूँकि डाउनलोड कर लिया है, फिर भी बताता हूँ। नेट पे सर्च करेंगे टर्बो C++, ठीक है, और एक साइट खुलेगी, वहाँ पे टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसको हमने डाउनलोड किया।
डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करेंगे। देखो इस तरह का दिखेगा जो डाउनलोड होगा। अगर तुम्हारे पास में सिस्टम है तो तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। ये देखो टर्बो सी 3.2, ये एक फ़ाइल जो मैंने डाउनलोड की नेट से, इसको फिर एक्सट्रैक्ट किया, टर्बो सी 3.2 फोल्डर क्रिएट हुआ। इसके अंदर ये टर्बो सी प्लस प्लस 3.2 करके ये बना हुआ है विंडोज़ इंस्टॉलर। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं ऑलरेडी चूँकि इस सिस्टम में इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इंस्टॉल होने के बाद में ये किस तरह का दिखता है वो मैं बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे जो फोल्डर दिख रहा है तुमको टर्बो सी प्लस प्लस लिखा हुआ, ये है टर्बो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर। इसमें हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। एक मिनट, ये देखो ये इस तरह की एक विंडो ओपन हुई है यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस। यहाँ पे अलग अलग लिंक्स दी हुई हैं, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू सोर्स फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन सोर्स फाइल, ठीक है। और राइट साइड में यहाँ पे लिखा है न्यू टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नए हैं देन यू कैन लर्न फ्रॉम एग्जाम्पल्स, लर्न फ्रॉम रैंडम टॉपिक्स। मतलब एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, एक तरह का ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा, वहाँ पे भी हम चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके सीख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस इस पर क्लिक करूँगा, ये ओपन हो रही है विंडो। इस तरह की विंडो ओपन होगी। ये जो ब्लू कलर की विंडो दिख रही है तुमको, ये टर्बो सी प्लस प्लस का इंटरफेस है। यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। जैसा तुमको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ पे सी लैंग्वेज में। और इसका अगर तुम एक्सटेंशन पे गौर करोगे, ये देखो demo.c, इस नाम से उसको सेव किया गया है। और कहाँ पे सेव किया गया है वो फोल्डर ओपन करता हूँ मैं। देखो इसको मैं 1 मिनट एग्जिट कर रहा हूँ वापस से। देखो जब हमने टर्बो सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लिया तो वो सी में जाके, सी ड्राइव में कंप्यूटर में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करता है टर्बो C3 नाम से, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, BGI, BIN, क्लास, लाइब्रेरी, डॉक, लिब, प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे हम बिन फोल्डर के अंदर अपने प्रोग्राम्स को सेव कर सकते हैं, या उसके अंदर एक और प्रोजेक्ट नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है C_space नाम से, तो मैं शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हम लोग अपने प्रोग्राम्स को सेव करेंगे। जैसे कि जो स्क्रीन पे अभी तुम्हें ब्लू स्क्रीन पे demo.c दिख रहा था, तो ये यहाँ पे सेव है। तो इसको यहाँ पे किस तरह से सेव करेंगे उस इंटरफेस के थ्रू, और प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, तो हम एक बार देखते हैं, और उसमें कैसे उसको रन करते हैं, ये सारे फीचर्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं वापस से स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया तो बीच में मुझे बोल देना एक बार, ठीक है। ये यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम है। जी सर। चूँकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं एक और नया प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। देखो ये सब ऑप्शन है यहाँ पे, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हम। फाइल है, ऊपर एडिट है, सर्च है, फिर रन है, कंपाइल है, डीबग है, प्रोजेक्ट्स है, ऑप्शंस,
विंडो एंड हेल्प। ठीक है, और इसमें से कुछ चीज़ों का तो हमें काफ़ी यूज़ आएगा। जैसे कोई हमें नया प्रोग्राम क्रिएट करना है तो हम फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोग्राम के लिए। अब इसको सेव एज कर लेते हैं, जहाँ पे हमको सेव करना है उसके लिए सेव एज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कहाँ पे सेव करना है हमको? डायरेक्टरी में। चलो इसको सेव करते हैं एक बार। किस नाम से सेव करें हम? फर्स्ट PROG फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी के नाम से सेव कर रहा हूँ मैं इसे। हेलो हेलो हाँ, शो हो रही है स्क्रीन तुम लोगों को? सर स्क्रीन शॉट। जी सर। अरे रुक जा, हो रही है या नहीं? बाबूलाल म्यूट कर लो पहले। हो रही है सर, मुझे तो अभी नया है इसलिए नहीं हो रही। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम को मैं फर्स्ट PROG डॉट सी के नाम से सेव कर रहा हूँ। देखो, कोई भी सी प्रोग्राम को हमेशा डॉट सी एक्सटेंशन में हम सेव करेंगे, तो जो भी तुम नाम रख रहे हो उसका, उसके आगे लास्ट में डॉट सी लगाएंगे हम और ओके कर देंगे। तो ये देखो, फर्स्ट यहाँ पे नाम चेंज हो गया इसका, फर्स्ट PROG डॉट सी। ठीक है, अब ये हमारी नई विंडो ओपन हो गई है, इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के लिए अलग अलग उसमें चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर तुम्हें याद हो तो सबसे पहले मैंने टॉप में लिखा था, एक हैशटैग लिखा था। ठीक है, उसके बाद में इंक्लूड, फिर ये एंगल ब्रैकेट लगाए थे। इन एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा था stdio.h। ठीक है, इसका क्या मतलब है? हैशटैग इंक्लूड, ये एक्चुअली एक जो हमारा जो सी प्रोग्राम है उसमें अलग अलग लाइब्रेरीज बनी हैं सी लैंग्वेज में, अलग अलग हेडर फाइल्स हैं जिनको हमें प्रोग्राम में स्पेसिफिक टास्क को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे stdio.h का मतलब, stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो ये उसके नंबर है। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो इसका यूज़ क्या है बेसिकली इस हेडर फाइल का? जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें कंप्यूटर से इनपुट लेना, मतलब यूज़र से इनपुट लेना, और स्क्रीन पे शो करने के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप, फंक्शंस, तो वो इस हेडर फाइल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो बेसिक फंक्शंस हैं इनपुट एंड आउटपुट के, किसी भी प्रोग्राम में हम इनपुट और आउटपुट तो प्रेजेंट करेंगे ही, तो उसके लिए हमें ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना हमारे प्रोग्राम में टॉप पे ज़रूरी है। तो उसको इंक्लूड करने के लिए ये सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हैशटैग, फिर इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर stdio.h। हर एक हेडर फाइल का सिंटेक्स होता है .h। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इसका नाम है stdio और .h, ये हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड किया हमने। उसी तरह से एक और हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, conio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये वाली इसका नाम होता है कंसोल इनपुट एंड आउटपुट। कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, इस हेडर फाइल में बेसिकली जो कमांड्स प्रेजेंट हैं, जैसे एक होती है इसमें क्लियर स्क्रीन, एक होता है गेट ch। क्लियर स्क्रीन क्या करता है कि जैसे हमने कोई प्रोग्राम रन किया, ठीक है, फिर उसको वापस से रन किया, तो
तो पहली बार में रन किया तो कुछ आउटपुट आया स्क्रीन पे, ठीक है। फिर वापस से रन किया तो क्या होगा कि जो वापस से सेम आउटपुट आ रहा है वो पहले वाले आउटपुट के साथ में नीचे अपेंड हो जाएगा, मतलब पहले वाला गायब नहीं होगा। तो उसके लिए हम स्क्रीन को क्लियर करेंगे CLR SCR क्लियर स्क्रीन से। उससे क्या होगा, पहले वाला आउटपुट गायब हो जाएगा, स्क्रीन एकदम क्लियर हो जाएगी और हमें फ्रेश आउटपुट देखेगा अपने प्रोग्राम का। उसी तरह से दूसरा होता है get.ch। get.ch होता है स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए, आउटपुट स्क्रीन को। जैसे हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल करने के बाद में उसको कंपाइल करने में कोई अगर एरर नहीं आएगी तो उसको हम रन करेंगे। तो रन करने के बाद में क्या होता है, अगर हम ये हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं किया और ये कमांड को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और आउटपुट भी आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। वो शो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आउटपुट तुरंत रन हो गया और वापस से वो स्क्रीन गायब हो गई। उस स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए get.ch कमांड का यूज़ करेंगे। उसी तरह से स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन का, ठीक है। तो ये जो दो बेसिक फंक्शन हैं, इसी तरह से और भी होते हैं इनके अंदर हेडर फाइल्स में। ये मैंने बेसिक बताए हैं, जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में प्रिंटर एंड स्कैनर फंक्शंस, conio.h में कंसोल इनपुट आउटपुट में क्लियर स्क्रीन get.ch। इसके अलावा और तमाम सारे फंक्शंस और कमांड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरी होता है कि इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करें टॉप पे। इतना समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम को लिखते हैं। ये जो मैंने लिखा है इसको हटा देता हूँ, सॉरी। ठीक है, अब ये दो हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी। उसके बाद में आता है हम मेन फंक्शन लिखते हैं, void void मेन फंक्शन का मेन यूज़ क्या है कि कोई भी सी प्रोग्राम है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन को अंदर जाएगा। उसके बाद में फिर मेन फंक्शन में जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है, जो भी हम उससे टास्क करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका फ्लो डिसाइड होगा। इनिशियली स्टार्ट हमेशा मेन फंक्शन से होता है प्रोग्राम कोई भी सी का। उसके बाद में वो डिपेंड करता है जो प्रोग्रामर ने जो भी लिखा है उसमें कोड, उसके फ्लो के ऊपर। तो स्टार्टिंग में हमेशा मेन फंक्शन लिखना ज़रूरी है। मेन फंक्शन की स्टार्टिंग, ये उसका सिंटेक्स हो गया void main, फिर उसके बाद में करली ब्रेसेस लगाते हैं, ओपनिंग करली ब्रेसेस, और उसको क्लोज करना ज़रूरी है। कोई भी ब्रैकेट रहेगा उसको हमेशा ओपन करेंगे तो क्लोज करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाया था, ओपनिंग, उसको क्लोज किया। यहाँ पे उसी तरह से ये स्मॉल ब्रैकेट, इसको ओपन किया तो इसको क्लोज किया। फिर ये करली ब्रैकेट के अंदर हमारा पूरा मेन प्रोग्राम रहेगा, मेन कोड। यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमारा कोड है। ये बेसिक सिंटेक्स है इसका, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रोग्राम में हम इनिशियली कोई भी प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसका कमांड होती है प्रिंट एफ, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और लास्ट में सेमी कॉलन लगता है। हमेशा याद रखना किसी भी स्टेटमेंट के बाद में लास्ट में सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, नहीं तो एरर आएगी। कैसे आएगी वो भी अपन देख लेंगे। अब इसमें हमको प्रिंट करवाना है कुछ, मान लो क्या प्रिंट करवाएं, हेलो, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, ये प्रिंट करवा रहे हैं हम, और यहाँ पे ये लगाया है। उसी तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूँ CLR SCR क्लियर स्क्रीन, जो क्या करेगा, स्क्रीन को
क्लियर करेगा, और लास्ट में लिख देता हूँ गेट ch। ठीक है, इनको हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी मैं बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हमने इसको लिख दिया है प्रोग्राम को, अब इसको सेव कर देते हैं। फाइल में जाके सेव पे क्लिक किया, सेव हो गया। अब हमें कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए कंपाइलर क्या करता है, इसका यूज पता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करेगा, उसमें कोई एरर्स होंगी तो वो शो करेगा, और अगर एरर नहीं है तो सक्सेसफुल कंपाइलेशन हो जाएगा। तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे कहीं पे कंपाइल लिखा हुआ, देखो ये कंपाइल। ठीक है, कंपाइल करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा, या अल्ट के साथ में F9 दबाएंगे की, ये कंप्यूटर के कीबोर्ड पे होती है अल्ट की और F9, उसको साथ में प्रेस करेंगे तो भी कंपाइल हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, ये देखो इस तरह की विंडो ओपन हुई और ये कंपाइल हुआ पूरा प्रोग्राम। लाइन्स कंपाइल 464, फाइल 464। अब देखो हमारा प्रोग्राम था टोटल कितनी लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन का प्रोग्राम था, लेकिन यहाँ पे कितनी लाइन उसने कंपाइल करी, 464। कैसे हुआ होगा इतनी लाइन कहाँ से आई, कोई बता सकता है? नहीं सर। ये लाइंस कहाँ से आई, ये जो हमने टॉप में हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं ना, #include studio.h, #include conio.h, तो ये इन हेडर फाइल्स में जो भी कमांड्स लिखी हैं, जो भी फंक्शंस हैं वो इंक्लूड किए हैं। इसका सिंपल मतलब है ये जो भी इस हेडर फाइल के अंदर है वो हमारे इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए, समझे? उसी तरह से इस हेडर फाइल के अंदर जो भी है वो हमारे इस प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाए। तो इनके अंदर जो भी कमांड्स हैं, जो भी लाइंस हैं, वो सब इस प्रोग्राम का पार्ट है, इसीलिए ये टोटल इतनी लाइंस बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया और यहाँ पे लिखा आ रहा है सक्सेस, सॉरी हटा दिया मैंने, वापस से कंपाइल करता हूँ। सक्सेस लिखा आ रहा है, सक्सेस मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, उसमें कोई भी एरर नहीं थी। अब यहाँ पे बोल रहा है प्रेस एनी की, कोई भी की प्रेस करो, तो मैं कोई भी एक की प्रेस कर देता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे देखो नीचे मैसेज में भी लिखा आ रहा है कंपाइलिंग फर्स्ट PRO जो .c, ये हमारा नाम है प्रोग्राम का। ठीक है, कंपाइल हो गया। अब क्या करें, रन करते हैं उसको। तो रन करने के लिए यहाँ पे रन पे जाएंगे हम। देखो रन पे यहाँ से क्लिक करके रन कर सकते हैं, या कंट्रोल F9 दबा, कंट्रोल के साथ में F9 की दबाएंगे तो भी रन हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये रन पे मैंने क्लिक किया, प्रोग्राम रन हुआ। अब ये एक ब्लैक स्क्रीन पे एक आउटपुट आ रहा है, हेलो स्टूडेंट्स लिखा हुआ। तो हमने जो प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा था, यही लिखा था हेलो स्टूडेंट्स, यही है ना, यही प्रिंट करवाया था। तो मतलब हमारा प्रोग्राम रन हो गया और ये आउटपुट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये आउटपुट दिख रहा है हमें, और ये विंडो अभी तक नहीं गई है जब तक मैं उसको एस्केप ना करूँ। ठीक है, तो अभी मैं